हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने मादा जनन तंत्र को पूरा किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो एक नया टॉपिक है युग्मक जनन, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। युग्मक क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊँगा। युग्मक की बात करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करेंगे दोस्तों। तो युग्मक मैंने आपको बताया था कि पुरुषों में भी बनते हैं, महिलाओं में भी बनते हैं, पेड़ पौधों में भी बनते हैं। तो एक होता है नर युग्मक होता है और एक होता है मादा युग्मक। ये मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में जब मिल जाते हैं और युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं तो ये प्रक्रिया, युग्मक बनने की जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है युग्मक जनन। तो देखिए यहाँ पर प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में क्या होते हैं, वृषण, और महिलाओं में क्या होते हैं, अंडाशय यानी ओवेरी। इन दोनों के बारे में हम वृषण और अंडाशय के बारे में पढ़ चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो जनन तंत्र वाली कृपया देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वृषण से तो क्या बनते हैं, शुक्राणु यानी स्पर्म, और अंडाशय से बनते हैं अंडाणु यानी ओव्यूम। ठीक है, शुक्राणु की सबसे पहले बात करेंगे। उत्पत्ति होती है शुक्र जनन की क्रिया द्वारा, जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं oogenesis, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो शुक्र जनन की क्रिया होती है वो होती है किशोरावस्था में स्टार्ट, यानी 16, 17, 18 साल की उम्र से ही पुरुषों में शुक्राणु यानी स्पर्म बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये प्रक्रिया शुक्रजनन कहलाती है। ठीक है, तो अब ये कैसे शुक्राणु बनते हैं इसकी पूरी हम डायग्राम के थ्रू इसको पढ़ेंगे, कैसे किस सेल से इनका निर्माण होता है। तो चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो शुक्राणु जनन नलिकाओं की, शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्राणु जनन नलिकाएँ होती है कि भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणु जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। शुक्राणु जनन नलिकाएं जो होती है उनमें क्या होते हैं, शुक्राणु जन होते हैं, वो क्या करते हैं, संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक शुक्राणु जन क्या होता है, द्विगुणित होता है। प्रत्येक जो शुक्राणु जन होता है वो एक द्विगुणित कोशिका होती है, द्विगुणित सेल होती है, टू गुणित, दो एन से दर्शाते हैं हम इसे, 2n से। और इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, कुछ शुक्राणुजन में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिनको प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिकाएं कहते हैं। प्राइमरी प्रीमोडियल जर्म सेल बोलते हो, पीजीसी। अब इस डायग्राम में आपको इसको पूरा समझेंगे कैसे हमारी ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो देखिए शुक्राणु कैसे बनते हैं आप इसमें देखें। सबसे पहले एक शुक्राणुजन कोशिकाएं होती है, प्रीमोडियल जर्म सेल होती है, पीजीसी कोशिका होती है जो कि 2n प्रकार की होती है। ये मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया। सबसे पहले इनमें कोई विभाजन नहीं होता, सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है और एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है, एक 2n ये और एक 2n ये। फिर इसमें भी समसूत्री और इसमें भी समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो सब में समसूत्री विभाजन हो गया। फिर इसी प्रकार से ये चलता रहता है और अंत में 2, 4, 6, 8 कोशिकाएं 2n प्रकार की बन जाती है। अब इनमें से कोशिका जो होगी वो एक कोशिका क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, ग्रोथ यानी वृद्धि करेगी, और वृद्धि क्या करेगी, और एक बना लेगी 2n। इसे बोलते हो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका। फिर इनमें होगा फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन का मतलब प्रथम समसूत्री विभाजन। इनमें क्या होगा, प्रथम समसूत्री विभाजन। अब प्रथम समसूत्री, अर्धसूत्री में आप कीजिएगा, प्रथम समसूत्री होगा तो इसमें क्या होगा, इनमें कोशिकाओं की संख्या क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। तो यहाँ पर देखिए n। ठीक है, n बन गया। फिर इनमें क्या होगा, दोबारा समसूत्री विभाजन होगा और क्या बन जाएगी, n, 4 कोशिकाएं इस प्रकार से बन जाएगी। इन्हें बोलते हो स्पर्मेटिड्स। क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड्स के बाद आगे क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अब जो प्रत्येक स्पर्मेटिड्स होता है, जो मैंने आपको बताया अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप स्पर्मेटिड्स बनते हैं, वो फिर से समसूत्री विभाजन करेंगे और शुक्राणु बना लें। ये प्रक्रिया होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। एक डायग्राम के थ्रू भी आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। साथ साथ में अगर आप डायग्राम बना चुके हो तो और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक इस डायग्राम से ही अपनी थ्योरी भी बना सकते हो। बस आपको याद रखना होता है पीजीसी कौन सी है, स्पर्मेटिड्स कौन से हैं।
तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होती है। फिर भी हम एक बार थ्योरी भी देख लेते हैं थोड़ी सी, क्या क्या किया हमने। तो सबसे पहले एक होती है प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका, जिसको मैंने बोला प्रीजर्मोडियल सेल, पीजीसी बोला। पीजीसी में होता है अर्धसूत्री विभाजन। अब जब इसमें अर्धसूत्री हो गया तो दोबारा कौन सी बनेगी, द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 दो जोड़ों के रूप में होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23 एन की संख्या 23 होती है, तो 2 गुणा 23 46 होता है। फिर जो ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं होती है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 बार बराबर अगुणित शुक्राणु परशु स्पर्मेटिड बन जाते हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं अगुणित शुक्राणु परशु। ठीक है, तो इतना नाम याद रखने से अच्छा है कि आप स्पर्मेटिड्स याद रख लें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अब मैंने बताया था, मैंने थोड़ा सा लॉन्ग बताया था, उसमें वृद्धि होती है, 3 प्रकार की अवस्थाएं आती है जो हम पढ़ेंगे भी। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ये चीज़ें दी हुई है कि पहले एक कोशिका होती है, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसे द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनती है। और इस प्रकार प्रत्येक उत्पन्न जो कोशिका होगी उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 × 2 46 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है और 4 बराबर अगुणित शुक्राणु परशु यानी स्पर्मेटिड्स बनाती है, और ये रूपांतरित होते हैं, रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाते हैं। ये चीज़ दे रखी है, लेकिन आप वो डायग्राम भी याद रख सकते हो, तो क्या होगा, आपका पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा ये शुक्राणु जनन। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु के जो शीर्ष होते हैं वो सर्टोली कोशिकाओं में अंतस्थापित हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका मैंने आपको पढ़ाई थी जब मैंने आपको बताया था मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, मैंने आपको सर्टोली कोशिका बताई थी। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी है कृपया देख लीजिएगा, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुक्राणु जो होते हैं वो शुक्रजनक नलिकाओं से रिलीज होते हैं, इस प्रक्रिया को वीर्यसेचन कहते हैं। शुक्राणु का शुक्रजनक नलिकाओं से रिलीज होना या निकलना क्या कहलाता है, से रिलीज होना क्या कहलाता है, वीर्यसेचन कहलाता है। यानी वीर्यसेचन क्या है, शुक्राणु का शुक्रजनन नलिकाओं से रिलीज होना। शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था या यौवना आरंभ में प्रारंभ होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। क्योंकि इस दौरान क्यों होती है वो देख लीजिए, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्रावणी में काफ़ी वृद्धि होती है। जो आपका गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, ये जब मैं हार्मोन वाला टॉपिक करवाऊंगा 11th क्लास में है आपकी, तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, और आगे आएगा भी हार्मोनों का नियंत्रण, हार्मोनों का प्रभाव, ये टॉपिक आएगा भी, वहाँ पर हम इसकी बात करेंगे कैसे प्रभाव पड़ता है, देखिए। ठीक है, तो इस गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के स्रावण में क्या फिर वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये आप शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को इस पूरे डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। कैसे, ये देखिए, ये जो है ये शुक्राणु है, और ये जो बनाया मैंने ये शुक्राणु पूर्व है, ये अलग सी स्ट्रक्चर बनाई, ये शुक्राणु पूर्व है, ये है द्वितीय शुक्राणु कोशिका। ठीक है, और उसके बाद ये है प्राथमिक शुक्र कोशिका। ठीक है, उसके बाद ये है सर्टोली कोशिका, जहाँ पर ये अंतःशापित होते हैं, आकर इनसे मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर टच हो जाएंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अंतःस्थापित हो जाते हैं। तो ये थी आपकी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। युग्मक जनन की पहली प्रक्रिया होती है शुक्राणु जनन। अगली प्रक्रिया होती है आपकी अंड जनन, या जिसे बोलते हो ऊजेनेसिस, जो कि फीमेल्स के अंदर होती है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो कृपया बना लीजिए, साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा डीप तरीके से मैंने आपको बताया है। एक एक बात बताइए, यही डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी है, वो भी मैंने यहाँ पर शामिल किया है, ताकि आपका सिलेबस पीछे ना रहे, आपका कोई भी टॉपिक आपको कम ना लगे, कोई भी चीज़ आपको कम ना लगे। टाइम ज़रूर लगेगा ये चैप्टर पूरा होने में, लेकिन आपको हर वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपके जो 12th क्लास के जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। काफ़ी चीज़ें इनसे ही आ जाएंगी, कुछ इनसे बाहर भी नहीं आने वाला। ठीक है, आपको ध्यान से मेहनत करनी है, वीडियो को देखना है, लाइक करना है, हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारा चैनल अभी न्यू है इस फील्ड में। तो सपोर्ट करते रहिएगा, इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।
अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल पर को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।